यस बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बच्चों, हम लोग हेल्थ व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर का तीसरा पीरियड हमारा है। अभी तीसरी पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा फर्स्ट टू पार्ट्स में? पहले तो हमने देखा कि हेल्थ होती क्या है। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। जब मैं बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, मतलब मैं हेल्दी हूँ। यदि मैं किसी भी तरह का प्रेशर है, कोई सोशल प्रेशर भी हो, बने कि यार सोसाइटी या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि मैं अपनी बेस्ट हेल्थ में नहीं हूँ। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। और जब ये फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ तो हम बोलते हैं डिजीज। डिजीज के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू व्हाट डू डिजीज लुक लाइक। तो हमने कहा था कि डिजीज जब भी होता है, हमारी बॉडी के कोई वर्किंग सिस्टम काम नहीं करते, कोई फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनके लिए इनको हम बोलते हैं सिम्टम्स। जब हमको ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो सबसे पहला हम लोग चाहते हैं कि हम रेस्ट कर लें। शायद वो सिम्टम जो है वो थकान के कारण हो या किसी और के कारण, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी हिल कर देगी। लेकिन यदि जनरली ऐसा हो जाता है कई बार कि हम फिर ठीक हो जाते हैं, अच्छी नींद ले लिया, रात को बहुत आपको हेडेक हो रहा है, आप सो गए, आप सवेरे वापस फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे से फील होती है आपको। तो ये तो आपको नॉर्मल हो गया। लेकिन यदि सिम्टम लॉन्ग लास्टिंग हो, प्लस सिम्टम 2-3 तरह के हो, तो हम लोग कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमको इंटरव्यू से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, लेबोरेटरिकल टेस्ट से वो पता लगाता है व्हाट आर द साइंस। और लैब के टेस्ट से वो कंफर्म हो जाता है कि ये पैरामीटर उसकी ब्लड के या और जो भी हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनके चेंज हुए हैं, तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अकॉर्डिंगली वो हमको ट्रीट करता है। ट्रीटमेंट हम आगे पढ़ेंगे, पर हम डिजीज पे ही फोकस करते हैं। डिजीज शॉर्ट टर्म के लिए हो तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज, लॉन्ग टर्म के लिए हो तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज का हमारी बॉडी पर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज से हमको लॉन्ग टर्म हमारी हेल्थ पर अफेक्ट होता है। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। डिजीज का कॉज क्या है, डिजीज होती क्यों है? तो हमने बात की थी डिजीज के दो कॉजेज हैं। एक है इमीडिएट कॉज और एक है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट कॉज तो पैथोजन है, कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ गया है। ये क्या हो सकते हैं? ये प्रोटोजोअन हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया या वर्म्स, कुछ भी हो सकते हैं। जब ये हमारी बॉडी आते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आए तो हम बीमार होंगे ही होंगे। क्यों? कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज यदि हमारे नहीं हुए तो हम बीमार नहीं होंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज क्या है पैथोजन आने के अलावा? और वो है पुअर इम्यून सिस्टम, लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, पुअर हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड नॉट अप्रोप्रिएट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अराउंड अस। तो यदि हमारा एनवायरमेंट साउंड होगा, हम साउंड है, तो पैथोजन आने के बावजूद हम शायद बीमार नहीं हो। क्लियर? ये बात भी हमने कर ली थी। फिर हमने देखा था कि डिजीजेस दो टाइप से हम और क्लासिफाई कर सकते हैं कि डिजीजेस स्प्रेड कैसे होती है। तो डिजीजेस दो तरह की हम बात करते हैं। पहला, द डिजीजेस व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड infectious diseases or communicable diseases. For example, COVID-19 और tuberculosis और चिकनगुनिया भी फैला था, डेंगू, स्पेनिश फ्लू, मलेरिया। ये डिजीजेस वो हैं जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को जाती हैं। रेबीज। और दूसरी वो डिजीजेस होती हैं, द डिजीजेस व्हिच कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। वो मेरी खुद की लाइफ स्टाइल से जुड़े, वो इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण है ना, जैसे हार्ट अटैक, जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन, है ना, कैंसर। तो इस तरह की जो डिजीजेस हैं वो मेरी बॉडी के पुअर ऑर्गन सिस्टम के कारण मुझे बीमारी हुई है, तो मेरे साथ रहने वाले को नहीं होगी, है ना। तो वो नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कहलाते हैं। बच्चों, इसके बाद हमारी बुक में 3-4 क्वेश्चंस हैं। आइए हम क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जोर से। List any 3 reasons why you would think that You ought to. sick and although to see a doctor. If only one of the symptoms were present, would you still go to doctor?
देखिए Why? बच्चे, और व्हाई नॉट। ओके, तो पहली बात आपको की है कि लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई यू थिंक दैट यू ऑट टू सी अ डॉक्टर। बताओ क्या 3 रीजन है कि आप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे। आपको तेज फीवर आ रहा है, साथ में हेडेक भी हो रहा है, और वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है। तो इनमें से 3 कोई भी रीजन हुए तो यू विल थिंक दैट यू ऑट टू सी अ डॉक्टर। आपके पास डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। फिर इसमें वापस क्वेश्चन पूछा है, क्या इनमें से कोई एक होगा तो आप अभी भी सोचोगे डॉक्टर के पास जाना है? नहीं, शायद नहीं। ओनली एक वॉमिट हो गई, आपको फीवर नहीं है, आप फील अच्छा कर रहे हो, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। आप समझ जाओगे कि शायद पेट में कुछ, खाने में कोई प्रॉब्लम होगी। या आपको फीवर आ रहा है लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं है, या और हेडेक वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो आप सोचोगे रेस्ट कर लेता हूँ, डॉक्टर के पास जाने का नहीं सोचो। तो ये बात हमने डिस्कस करी थी कि हमको एक ही सिम्टम होता है तो हम उसको थोड़ा सा इजी लेते हैं। जब 3-4 सिम्टम्स कंबाइन हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। क्लियर? तो ये वाई और वाई नॉट का आंसर भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। यस, In which of the following case do you think the long-term effect on your health are likely to be most unpleasant? First point, if you get just jaundice, if you get lice, if you get NLY. थर्ड क्या है? Acne. Okay, so in which case you would think that your long term health will get affected? आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ खराब हो जाएगी। अब कब आप सोचोगे? पहला, जब आपको जॉइंटिस होता है। सेकेंड, व्हेन यू हैव लाइस। लाइस समझते हो? जुए, एक्टोपैरासाइट होते हैं, हमारे घने बालों के अंदर रहते हैं, है क्या नहीं? तो क्या है ये? लाइसिस। मेरे तो शायद ही होगी, हंस रहे हो। तो ये जो लाइसिस है, ये लाइसिस क्या है? एक्टोपैरासाइट। तीसरा, एक्ने बात की थी हमने, पिंपल हो जाता है। तो बताओ आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ का फर्क पड़ेगा। मैं देखूंगा ओ जुआ ही, मतलब मैं तो 6 महीने तो बीमार हूं, ऐसा तो ठीक है, थोड़ा बहुत खून पी जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। एक एक्ने हो गया, आपको कितनी बार हुए, वो चला भी गया, स्किन भी साफ हो गई, पता ही नहीं चला, है क्या नहीं? तो एक्ने से और लाइसिस से आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी। और जॉइंटिस से पूरे चांस है कि आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पर अफेक्ट होगा। जॉइंटिस एक डिजीज होती है जिसमें हमारा लीवर इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड। चलिए, 2 क्वेश्चंस थे। ओके, तो क्या आपको समझ आया बच्चों? चलिए, अब हमारी बुक में दे रखे बच्चों इन्फेक्शियस एजेंट्स, और इसके बारे में भी हम परसों बात की थी। हमारी बुक में बहुत सारे फोटोज दे रखे हैं, अलग अलग तरह की डिजीजेस के पैथोजन। प्रोटोजोन्स, 2 प्रोटोजोन है, वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, वर्म भी है। ओके, चलिए अब हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से। हमने पढ़ लिया पैथोजन होते हैं। अब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? बच्चों, हर पैथोजन का हमारी बॉडी में एंटर करने का एक स्पेसिफिक चैनल होता है। कोई पैथोजन हमारे नोज से एयर के थ्रू एंटर करता है। उस तरह की डिजीज को कहते हैं एयरबोर्न डिजीज। अब ये जो कोविड है, ये एयरबोर्न डिजीज है। किसने स्नीज किया तो वहां पर कोविड के बहुत सारे वायरसेस फैल जाएंगे। अब ऐसे एनवायरनमेंट में आप इनहेलेशन करेंगे तो पूरे चांसेस है कि वो आपके नोज के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो कैसा हुआ? एयरबोर्न डिजीजेस कहां से एंटर करती है हमारी पैथोजन? कहां से एंटर करता है? नोज। दूसरा हुआ वाटरबोर्न, ऐसी डिजीज जिसमें पैथोजन कहां है? पानी में, और हमने वो इन्फेक्टेड पानी पी लिया, डायरिया हो जाता है उससे, है कि नहीं? और भी बहुत कॉलरा और तरह की डिजीजेज हैं। तो ये जो डिजीज है ये क्या कहलाएंगी? वाटरबोर्न डिजीज। कहां से एंटर कर रही है हमारी बॉडी में? वाटर, डाइजेस्टिव सिस्टम से एंटर कर। फूड के थ्रू जो डिजीज आती है वो डिजीज भी हमको डाइजेस्टिव सिस्टम से होंगी, है ना? फूड में कोई वंस है, फूड में कोई और तरह की प्रॉब्लम है, तो उससे जो डिजीज हुई वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगी। और कहां से आ सकती है डिजीज हमारी बॉडी के अंदर? स्किन से,
स्किन में कुछ हुआ है ना, फंगाई वगैरह, तो स्किन नॉर्मल टच से आ जाती है कि नहीं? तो ये डिजीजेस के एंट्रेंस पॉइंट है हमारी बॉडी में। आंखों से भी आ सकते हैं, हमारे इन्फेक्शन या हमने आंखों में कर लिया तो आंखों के थ्रू आ सकते हैं, आई फ्लू वगैरह, है कि नहीं? तो बच्चों ये डिजीजेस के एंट्रेंस पॉइंट है। तो पहली बात हमने बात की कि पैथोजन तो हमने समझ लिया, कहां से एंटर करते हैं ये भी हमने समझा। अब दूसरी बात करेंगे, क्या ये एंटर करते हैं, ये वही डिजीज को इन्फेक्ट डिजीज मैनिफेस्टेशन करते हैं या कहीं और जाकर? तो बच्चों पैथोजन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं रक्षिता? दो। एक पैथोजन ऐसा होता है जो जहां एंटर करता है वो मोस्ट लाइकली उसी सिस्टम को अफेक्ट कर देगा। जैसे कोविड, नाक से लिया तो यहां पर ट्रेकिया में आपको तुरंत खांसी आनी शुरू हो जाएगी, कफ आना शुरू हो जाएगा या आपको बीमारी शुरू हो जाएगी, और फिर इसोफेगस ट्रेकिया, विंड पाइप, और फिर ब्रोंकाई, लंग्स, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसने कहां इन्फेक्शन किया? जहां जिस सिस्टम में ये एंटर किया था वहीं इन्फेक्शन किया। दूसरे कुछ ऐसे होते हैं बच्चों कि वो एंटर कहीं से भी करें लेकिन वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं कि उस टारगेट पे जाके इन्फेक्शन करेंगे। जैसे मलेरिया जो हमारी बॉडी में आता है, तो मलेरिया आता है ब्लड पे, मच्छर हमको काटता है, फीमेल एनोफिलीज, और वो हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम के स्पोर्स आ जाते हैं, और ये टारगेट क्या है इनका? लीवर। ये लीवर में जाकर इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो बच्चों कितने तरह की डिजीज हो गई? दो तरह। ऐसे एक डिजीज होती है बच्चों एड्स। एड्स भी इन्फेक्टेड ब्लड से हमको आ सकता है ना? ब्लड से आया लेकिन उसका टारगेट क्या है? टारगेट होता है इसका लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, हमने पढ़ा है बच्चों टिश्यू वाले चैप्टर में, ब्लड एंड लिम्फ। आपकी बुक में नहीं दे रखा है लेकिन हमने थोड़ा डिस्कस किया था। तो ये जो लिम्फ नोड्स है वहां पर जाकर ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना? तो क्या हुआ? दो तरह की बातें हुई। कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं, पैथोजन का मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे होते हैं जो जिस पॉइंट से एंटर किए हैं उसी सिस्टम को इन्फेक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं कि जहां जिस पॉइंट से एंटर किए हैं लेकिन वो जाएंगे टारगेट ऑर्गन, वो टारगेट स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक ऑर्गन में जाएंगे और वहां जाके डिजीज कॉज करेंगे। क्लियर? तो ये हम एक डॉक्टर जो है वो अपने पूरी स्टडी के दौरान ये पढ़ते हैं कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से प्रोटोजोन्स, कौन से पैथोजन कहां से एंटर करेंगे और कौन से टारगेट को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, चलिए सेकंड। अब चलिए हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, ओके, अभी पैथोजन आएगा तो क्या करेगा? हमारी बॉडी की नरिशमेंट, हमारी बॉडी के मटेरियल का यूज करके अपनी सेल्स को ग्रो करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा। एक वर्म आया हमारे अंदर और आकर वो 10, 20, 30 नंबर बढ़ाएगा। वायरस कुछ अमाउंट में हमारे अंदर आ गए, हम गए, किसी ने एक बार छींका, कुछ वायरस हमारी बॉडी में आए, लेकिन वो हमारे अंदर आकर नंबर बढ़ाना चाहिए, और वो जो नंबर बढ़ाते हैं तो वो जिस जगह पे एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है बच्चों? हमारी बॉडी को जैसे ही पता चलता है कि यहां पर कोई फॉरेन सेल्स आई हैं या फॉरेन पार्टिकल्स आए, सारी चीज हमारी ब्लड की जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो वहां पर पहुंचना शुरू हो जाती है, और वहां पर क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन समझते हो? स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। कभी आपने देखा कि कोई एक मच्छर काट के गया और आप तुरंत देखते हो थोड़ा सा फूल गया वहां? आप सोचो ये क्या हुआ, क्यों हुआ? आपको पता है वहां युद्ध चल रहा है, वहां बैटल चल रही है। कौन? बाहर से कोई आया, उसने वहां पर प्लाज्मा डाले और तुरंत हमारी ब्लड की सेल्स, हमारा इम्यून सिस्टम वहां सेल्स को रिक्रूट करता है, कहता है चलो वहां पर पहुंचो, कुछ हो रहा है वहां, और बहुत सारी सेल्स वहां आएंगी, वहां घमासान होगा दोनों के बीच। कहीं जैसे हमारा नॉर्मल ट्रैफिक है अभी हमारे ब्लड में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे मैं चलते चलते अचानक गिर गया, गिरते मेरा हाथ ये मोच आ गई, यहां पर कुछ मसल्स वगैरह में फ्रैक्शन आ गया, टूट गए, तो तुरंत वहां पर कहेगा पहुंचो वहां पर, फटाफट कुछ हुआ है, तो बहुत सारी वहां पर ब्लड आ जाएगा, मेरा हाथ सूज जाएगा तुरंत। होता है ना? हुआ कि नहीं हुआ? आपके कभी भी कहीं भी या तो इन्फेक्शन हुआ या कुछ चोट लगी तो वहां पर आपको लगती है गोमा हो जाता है। हमारे तो ऐसे ही कहते हैं, आपके क्या कहते हैं? मुंबई कहते हैं। मुंबई कहते हैं, डेंट आ जाता है। तो यहाँ क्यों हो रहा है?
वहां पर रिक्रूटमेंट होती है बहुत सारी सेल्स और उसको हील करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ये चीज आपकी बुक में लिखी है। चलिए बुक में ये जो इन्फ्लेमेशन वाली लाइन है, पैराग्राफ है, जानवी यहां से पढ़ा। द रिक्रूटमेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ऐसा कुछ लिखा हुआ तीसरी चौथी में। पढ़ना शुरू कर ले, कोई बात कहीं से भी शुरू कर देना पढ़ना, यहां से पढ़ना शुरू कर। This means that many important life processes are similar in the bacteria group, but are not shared with the virus group. As a result, drugs that block one of these life process in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group, but the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. नीचे सेकंड पैराग्राफ। As an example, let us take antibiotics. They commonly block biochemical pathways important for bacteria. Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin blocks the bacterial processes that build the cell wall. As a result, the growing bacteria चलिए बच्चों, यहाँ पर नहीं है, ये पेज नंबर 194 पे देखिए। 184 ये वाला पैराग्राफ यहाँ से in some cases सुनिएगा सभी। In some cases, जोर से। the tissue specificity of the infection leads to very general seeming effects. For example, in HIV infection, the virus goes to the immune system and damage its function. लिखा है? हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों। मैंने वो वाला पेज छूट गया, वो हम बाद में वापस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमको बताया कि HIV कहाँ पर हमारा अटैक करता है? इम्यून सिस्टम। ये बच्चों HIV क्या है? थोड़ा सा समझा देता हूँ, सुनिएगा। एड्स एक डिजीज है। क्या डिजीज है? एड्स। पता है अभी आपको 1 दिसंबर आने वाला है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड एड्स डे। ओके, क्या होता है एड्स? एड्स के बारे में सुना होगा आपने बहुत सारा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सुनिए सभी, व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये डिजीज का नाम है। ओके, अच्छा ये डिजीज होती क्यों है? इसका पैथोजन कौन है? इसका पैथोजन एक वायरस है। उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ये HIV वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये क्या हमको डिजीज पैदा करता है? एड्स। और किस में अफेक्ट करता है ये? बच्चों, हमारी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है ना, उसी को तहस नहस कर देता है। ये खतरनाक बीमारी क्यों है? मतलब यदि किसी को एड्स हो गया तो अब वो एड्स कोई बीमारी नहीं है। एड्स में ये होगा कि अब उस आदमी का इम्यून सिस्टम खत्म हो गया। अब यदि उसको खांसी हो गई तो ठीक ही नहीं होगी। अब यदि उसको डायरिया हो गया, ठीक ही नहीं होगा। अब उसको कोई भी इंफेक्शन जल्दी लग जाएगा तो बीमारी से किसी और से मरेगा वो। लेकिन एड्स होने से हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आया? Yes, sir. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है उससे। डेफिशिएंसी मतलब कमी, जानते हो आप, डिक्रीज। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स कहलाता है। और किस कारण से होता है? HIV। HIV किस पे टारगेट करता है? हमारे इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट। Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day. Instead, every small cold can become pneumonia. Similarly, a minor gut infection can produce major diarrhea with blood loss. समझ में आया आपको? यदि एड्स हो गया तो छोटा सा कॉमन कोल्ड हो रहा है, वो निमोनिया में बदल जाएगा। यदि छोटा सा गट में इंफेक्शन हुआ तो वो आपके डायरिया विद ब्लड लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? बॉडी पे कोई आपका डिफेंस सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो एड्स से हमको बहुत जागरूक रहना है। हमको पता होना चाहिए एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, कैसे हम हमारी बॉडी को उससे बचाएं। हम आएंगे उस बारे में भी, आगे बात करें। नेक्स्ट। Ultimately, it is these other infections that kill people suffering from HIV/AIDS. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। It is also important to remember that the
severity of severity of disease manifestations depend on the number of microbes in the body. If the number of microbes is very small, the disease manifestations मैनिफेस्टेशन का मतलब समझिएगा। अब ये पैराग्राफ का जो स्टार्ट की जो बात है उसके बताता हूँ कि बच्चों जैसे मैंने छींका वायरस से जुड़े, पर इंपॉर्टेंट बात यह कि आपकी बॉडी में कितने नंबर में गए। किसी की बॉडी में उस समय कम नंबर में गए तो कोई बात नहीं, उसका इन्फेक्शन कम रहा। हम देखते हैं ना कभी किसी को कोविड जल्दी होगा, किसी को कम। यदि किसी की बॉडी में ज्यादा नंबर में वायरस चले गए तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, कम नंबर में जाएंगे तो इन्फेक्शन का डर कम रहेगा। तो ये आपको बताया है। डिजीज मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जब पैथोजन आते हैं तो वो मैनिफेस्ट करते हैं। क्या मैनिफेस्ट करते हैं? डिजीज। वो डिजीज कॉज करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैथोजन आया और वो डिजीज को कॉज करने के लिए जो कुछ भी कर रहा है अपना नंबर बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी में जो भी एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा लिख रखा है इसमें। But if the number is of the same microbe large, the disease can be severe enough to be life-threatening. The immune system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body. We shall look into this aspect a little later in this chapter. अब थोड़ा सा क्लियर रखें रिक्रूटमेंट के बारे में। सर यहाँ पर है। हाँ पढ़ो, तनिष देने पर लेते। In addition to these tissue-specific effects of infectious disease, there will be other common effects too. Much of these common effects depend on the fact that the body's immune system is activated in response to infection. Yes. An active immune system recruits many cells to the immune system to the affected tissue to kill off the disease-causing microbes. This recruitment process is called inflammation. बच्चों ये इन्फ्लेमेशन वर्ड आपने और कहीं सुना है क्या? आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ये वर्ड बोलता है इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन का मतलब वहां पर सूजन हो जाती है और उसका रीजन मैंने आपको बताया क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ हुआ है। या तो बॉडी डैमेज हुई है गिरने के कारण, या पैथोजन आ गया है बाहर से कोई, और उसके रेस्पॉन्ड में हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया? सेल्स को रिक्रूट किया। रिक्रूट का मतलब समझते हो ना? भेजा हो। जैसे हमको पता चले कि यार पाकिस्तान के बॉर्डर पे किसी हमारे बॉर्डर पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत क्या करेगी आर्मी चीफ? वहां भेजेंगे, वहां जाइए। क्या सारे को तो नहीं भेज देंगे, कुछ लोगों को वहां पर भेजेंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम कुछ सेल्स को रिक्रूट करता है वहां, और उसके कारण वहां क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन। तो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है इसके बारे में। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? and the recruitment of immune cells on the site of entrance of pathogen is called inflammation. ये आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। ओके, ये पैराग्राफ पूरा कर दो। As a part of this process, there are local effects such as swelling and pain, and general effects such as fever. Okay, what is the local effect? Swelling. मैंने श्वास ली, मेरे यहाँ पर तो यार थ्रोट में स्वेलिंग हो जाती है कई बार, फिर हम बराबर बोल नहीं पाते हैं, कुछ खाते हैं तो दर्द होता है। यहाँ क्या हो गया है? स्वेलिंग। क्यों हो गई है? इन्फ्लेमेशन हो गया है। क्यों हुआ इन्फ्लेमेशन? क्योंकि कोई पैथोजन आया है। तो ये तो क्या कहलाता है? लोकल इफेक्ट। ये लोकल इफेक्ट हुआ। और जनरल इफेक्ट कैसे होगा? पूरी बॉडी में फीवर आएगा। अब फीवर से नहीं पता चल रहा कि कहाँ क्या हुआ है, लेकिन लोकल इफेक्ट से पता चलता है कि यार यहाँ पर स्वेलिंग आई। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? Yes. बहुत मायनों में ये होता है। आपके दादा दादी के देखिएगा, कभी पैर सूज रहे हैं, कभी कुछ और सूज रहा है, स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग हो रही है मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम वापस अपनी बात पे जाते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करते हैं तो कहां से एंटर किया हमने समझा कि माउथ से कर सकते हैं, ब्लड से कर सकते हैं, नोज से कर सकते हैं, है ना? ये तो एंटर किया। एंटर करने के बाद इनका टारगेट होता है कि या तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर टारगेट करेंगे, या जहां एंटर किया है वहीं इंफेक्शन फैलाना शुरू कर देंगे। क्लियर? आप समझ सकते हो, जैसे कोई आतंकवादी आए तो जहां आए वहीं लड़ाई कर रहे हैं, टेररिस्ट। या फिर कभी वो टारगेट लेके आते हैं, जैसे मुंबई में आए थे तो वो टेररिस्ट आए, चुपचाप रहे, और फिर उन्होंने अलग अलग स्टेशन पे जाकर, ताज होटल पे जाकर किया ना, तो वो टारगेट पे जाना चाह रहे थे। और एक होता है कि नहीं, बॉर्डर पे ही लड़ाई शुरू कर।
तो ये दो तरह के से हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ओके, अब बच्चों हमको ये समझना पड़ता है बहुत इंपॉर्टेंटली कि ये जो 5 तरीके हैं, प्रोटोजोन है, फंजाई है, वायरस है, अब हमको जब कोई डॉक्टर सोचता है कि ये जो लोग आए हैं वो किस तरह से, उनका वे ऑफ इनकी लाइफ मैकेनिज्म क्या है। अब देखिए, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आता है, अपना नंबर बढ़ाता है, तो बैक्टीरिया को बनानी पड़ती है सेल वॉल। क्या बनानी पड़ती है? सेल वॉल। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बच्चों, सेल वॉल बनानी पड़ती है। क्या हमारी बॉडी सेल वॉल बनाती है? तो साइंटिस्ट इतने टाइम तक ढूंढते क्या है? कोविड के बारे में क्या ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट? ये ढूंढना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज है जो पैथोजन करता है और हमारी सेल्स नहीं करती। जब उनको ये पता लग जाता है कि यार ये सेल इसको जिंदा रखने के लिए ये करना पड़ रहा है और हमारी सेल ये नहीं करती है, तो क्यों ना हम इस प्रोसेस को रोक दें, पैथोजन सब मर जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. जैसे हमने समझा कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेल वॉल। हमारी बॉडी सेल वॉल बनाती है क्या? नहीं। तो हमने एक ऐसी ड्रग बनाई जो हम खा लेते हैं और वो क्या करती है? हमारी बॉडी में कहीं भी सेल वॉल बनाने नहीं देती, और सेल वॉल बनाने नहीं देगी तो क्या होगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ कम रुक जाएगी जाएगी। और हम डिजीज को ओवरकम कर जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। ऐसी ड्रग को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। जब भी हमको बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है हम एंटीबायोटिक लेते हैं। सुना है आपने? यस सर। एंटीबायोटिक। तो हम ये एंटीबायोटिक का पर्पस क्या है कि हमने देखा कि क्या बैक्टीरिया करता है जो हमारी सेल्स नहीं करती। या तो हमको पैथोजन को मारना है तो हम पॉइजन ही खा जाए कि हम भी मरेंगे, तेरे को लेके मरेंगे, और उसका कोई पर्पस नहीं रहा। हम चाहते हैं कि बीमारी ठीक हो, मतलब पैथोजन मर जाए, हम सरवाइव करें। तो हम ये डिफरेंस देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जब हम इस तरह की कोई ड्रग लेते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा डैमेज हमारी सेल को भी करती है, और इसीलिए आपको फिर कुछ दिन तक वीकनेस रहती है। आपने एंटीबायोटिक ले ली, बहुत हार्ड हैवी एंटीबायोटिक ले ली, तो क्या होता है? आपको ओवरऑल वीकनेस रहती है, कई दिन होता है ना। तो हर केमिकल जो भी हम टेबलेट्स लेते हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा, पर साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए हमको बहुत सोच समझकर सही डोजेस में ही हमको टेबलेट्स लेनी चाहिए। ये नहीं कि हमको पता लग गया कि इससे ठीक हुए तो बस ये तो लेते ही रहो। हमने देखा था उस समय जब कोविड आया था तो कई लोग वैसे ही ड्रग्स ले रहे थे, खूब दवाइयां खा रहे हैं, पहले ही एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं, है ना, और भी बहुत तरह की डिजीजेस आपने सुनी होगी, है ना। तो ये सही नहीं है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वायरस के साथ एक अलग बात है। एंटी बैक्टीरियल ड्रग तो हमने बना ली बहुत सारी, पेनिसिलिन आपने सुना होगा नाम, यस सर। ऐसी बहुत सारी हैं। आपने एजिथ्रोमाइसिन का नाम लिया, एमोक्सिलिन, और बहुत सारी जो भी आप जानते हैं, अपन नहीं, डॉक्टर ज्यादा जानते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक लेते हैं। लेकिन एक की ग्रोथ बहुत खतरनाक है, वो क्या है? वायरस। वायरस का काम करने का तरीका कैसा होता है पता है? सुनना रक्षित, वायरस जब अकेले एनवायरमेंट में रहता है ना, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग की तरह काम करता है, कुछ है ही नहीं, वो लिविंग है ही नहीं। लेकिन जैसे हमारी बॉडी में आता है तो वो हमारी सेल के अंदर एंटर कर जाता है, और सेल में एंटर करते ही वो पूरी सेल की मैकेनिज्म को अपने हाथ में ले लेता है। वो न्यूक्लियस में आ जाता है, न्यूक्लियस में आके अपनी खुद की डुप्लीकेसी करता है और अकॉर्डिंगली मैसेंजर आरएनए भेजता है और वैसे वायरस बनाने की कोशिश करता है, और पूरी सेल को क्या कर लेता है? वो हाईजैक। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब वायरस को कैसे मारे, क्योंकि वो तो हमारी सेल का ही मैकेनिज्म यूज कर रहा है। तो एंटीवायरल ड्रग बनाना बहुत मुश्किल है। वाई? क्या समझ में आई मेरी बात? यस सर। बिकॉज वायरस यूजेस आवर ओन मैकेनिज्म फॉर इट्स प्रोपगेशन और फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल का बिल्कुल अलग मैकेनिज्म था, हमारा मैकेनिज्म वो नहीं यूज कर रहा है, उसकी खुद की सेल है, वो ग्रो कर रहा है, उसको मारना हमारे लिए आसान था। बैक्टीरिया की कोई बीमारी होती है, हम एंटीबायोटिक लेते हैं, हमको बिल्कुल वीकनेस आ जाती है, लेकिन हम ठीक हो जाते हैं फटाफट। वायरस की जो भी डिजीजेस होती हैं उनका अपना कोर्स होता है, वायरस अपना टाइम पूरा अपनी बॉडी में निकालेगा। जैसे कोरोना वायरस जो है वो 14 दिन 15 दिन का टाइम लेगा ही लेगा,
आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी बॉडी में वायरस आया, आपकी बॉडी में वो बढ़ा रहा है नंबर, तो आप यदि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम ज्यादा रिएक्ट करता है तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए इसमें स्टीरॉइड भी देते थे। मैं कोई बहुत बच्चों आपको इलाज नहीं बता रहा हूं, है ना, ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूं वो आपको करना नहीं है, मैं खुद इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, डॉक्टर ही सब जानते हैं। लेकिन हम इस बात को समझ रहे हैं, हमारी बुक में है ये कि वायरस और बैक्टीरिया में किसका इलाज इजी और क्यों? बैक्टीरिया का। बिकॉज बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस हमारे से अलग है, उसकी मैकेनिज्म अलग है, इसलिए हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसी पॉइजन लेंगे जो उनकी प्रोसेस रुक जाए, हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट नहीं है। बट वायरसेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि वायरस हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को यूज करता है, तो अब उसको मारना हमारे लिए टफ हो जाता है। बच्चों, मैं वापस आपको कहता हूं, मैं ये सारी बातें बहुत दिल से आपको लाइन टू लाइन किताब से पढ़ाना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लाइन टू लाइन पढ़ के और मुझे पूछें। यहां पर मैं ऐसे तो नहीं पढ़ सकते कि हम खड़ा होकर एक एक रीडिंग कर, आप खुद थोड़ा सा आधा घंटा पढ़ के आइए, 15-20 मिनट पढ़ के आइए। इस चैप्टर को स्पेशल कह रहा हूं क्योंकि ये आपकी सबके घरों में ये रोज होता है, कोई ना कोई बीमार हो रहा है, तो आप समझोगे गहराई से कि हाँ देखो मच्छर ने काटा, आपको दिखेगा हल्का सा इन्फ्लेमेशन हुआ है, जोर से आपके बोल लग गई, आप देखोगे अंगूठा सूज गया, आपको पता चलेगा अंदर हमारे टिश्यूज रप्चर्ड हुए, टूटे, तुरंत हमारी ब्लड वहां पर आकर इनको मरम्मत करने की कोशिश कर रही है, वहां पर ही हो रहा है इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना बच्चों, समझ लो ना। तो आप बॉडी के मैकेनिज्म को गहराई से समझोगे, आप इस चैप्टर को बहुत सीरियस से लीजिए। ओके, तो हमने देखा कि वायरस और बैक्टीरिया किस तरह से काम करते हैं, इसी तरह से प्रोटोजोअन्स कैसे करेंगे, इसी तरह से वर्म्स कैसे करेंगे। तो हमारे साइंटिस्ट जब भी देखते कि कोई नई डिजीज आइडेंटिफाई हुई है तो डिजीज का पैथोजन क्या है और वो पैथोजन की लाइफ स्टाइल लेबोरेटरी के अंदर बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, और फिर ऐसे केमिकल ढूंढते हैं कि क्या केमिकल हो जो उसकी कोई प्रोसेस को हम रोक दें तो वो एक ड्रग बन जाएगी। अब वो कहेंगे कि हाँ ये ड्रग्स बन गई, ये ड्रग बन गई, इसकी दवाई आ गई। क्या आप बात समझ रहे हो गहराई से? यस सर। यही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पूरा काम, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यही काम करता है कि अलग अलग तरह के पैथोजन को आइडेंटिफाई करना, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल को देखना, और कौन सी प्रोसेस को रोकने से उनकी ग्रोथ रुक सकती है, बढ़ सकती है, इसको आइडेंटिफाई करना, और वो केमिकल्स हमारी बॉडी पर क्या नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं करते हैं उसको देखना, उसके साइड इफेक्ट कैसे कम से कम हो ये समझना। ये सारा काम हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होता है। तो ये तो हुआ ट्रीटमेंट का काम, पर बीमारी फैले नहीं, इसके लिए सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म आया कैसे। हम सोचते हैं कि हम उसको ही रोक दें, तो हमको पहले समझना पड़ेगा मीन्स ऑफ स्प्रेड। क्या समझना पड़ेगा? मीन्स मीन्स ऑफ स्प्रेड। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड एक अलग पूरा टॉपिक है, आज ही शुरू कर लें क्या? कर लें, 5 मिनट का है। ये सुनिए बच्चों, एक सिक पर्सन, मैं एक सिक पर्सन हूं, मान लो जी मुझे कोई डिजीज है और आप सभी हेल्दी हैं, तो कैसे एक सिक पर्सन से पैथोजन आपकी बॉडी तक आएंगे? बाय एयर। मैंने स्नीज किया तो स्नीज करूंगा, आपको पता है ना स्नीजिंग मतलब छींकते हैं हम लोग जब, तो हमारी बॉडी में हमारे मुंह से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। यस सर। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कितनी दूर जाती होंगी बताओ? 1 मीटर, 2 मीटर? देखो हमारी बुक में डायग्राम बना रखा है, 4 मीटर। सेवरल मीटर्स अवे। मिला कि डायग्राम? चलिए ये देखो ऊपर, सबसे पहले एक इंसान बता रखा है यहाँ पर, बहुत हेल्दी मरियल सा इंसान है ये। यस सर। कई बच्चों की बुक में ये डायग्राम नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये देखिएगा, जब वो स्नीज कर रहा है तो कुछ तक तो वो बिल्कुल पास है, दिख पा रहे हैं ये आप? तो जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं वो तो वहीं नीचे गिर गई, और जो लाइटर ड्रॉपलेट्स हैं वो थोड़ी दूर गई, और एकदम जो लाइटर ड्रॉपलेट्स हैं वो तो उस इंसान के वहां से जाने के बाद भी कई टाइम तक वहां उड़ती ही रहेंगी। मतलब ये हुआ कि आप किसी बस में गए और आपने देखा बस खाली है, तो आप ये मत समझिएगा कि वहां का एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है। मतलब कि वहां पर कोई कोविड का पेशेंट आकर छींक कर चला गया और बाद में आप गए, अभी भी वहां ड्रॉपलेट वो हो सकती,
लिखा है सेवरल मीटर्स अवे और कई घंटों तक रह सकते। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कैसे ट्रांसफर हो रही है? एयरबोर्न डिजीज। कैसे ट्रांसफर होती है? एयर से। लिखा है, सबसे पहले आप नीचे देखेंगे, हम एयर से ट्रांसपोर्ट हो रही है। दूसरी वाटर से। वाटर दिख रहा है आपको? ठीक है, हम सारे मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको दे रखा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब कि मान लीजिए मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया है और मेरे पास कोई बैठा है तो उसका हाथ मुझे टच करता है, या मेरे आंखों में आई फ्लू हुआ है, मैं आंखें साफ की और कोई आया हाथ मिला दिया, तो हाथ मिलाने से क्या हुआ? डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। मेरे हाथ में मेरी बॉडी के अलग अलग पार्ट को हाथ लगाता हूं तो मेरी हाथों पर, मेरे फिंगर टिप्स पे क्या हो सकते हैं? पैथोजन। ये पैथोजन जब मैं हाथ मिलाऊंगा तो दूसरों को चला जाए। तो हमारा इंडियन कल्चर अच्छा है। सबसे पहले अभिवादन का तरीका नमस्ते, ऐसे ही करते ना, वणक्कम, सत श्री अकाल, जो भी आप करते हो, है क्या नहीं? आदाब बोली दादा बोला। चलो सुनिए, तो आपको समझ में आ रहा है? ये तरीका दूर से हमने हाथ जोड़ दिया, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल तो और भाई क्या हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। गले मिलना ठीक है, ओके, हमारा भी कल्चर में था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना कम से कम लोगों से आप टच में रहोगे, डायरेक्ट कांटेक्ट से बीमारी फैलती है। इस पे कोई डाउट है किसी को? ओके, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट दे रखा, और ये क्या दे रखा है? बाय एयर। बाय एयर। इस तरह के कांटेक्ट से भी बीमारी फैलती है, ये भी ध्यान रखना। डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट, बाय एयर। एयर की बात हमने कर ली। स्नीजिंग हुआ और बीमारी फैल गई, वायरस से सब जगह फैल गए। ओके, फिर नेक्स्ट नीचे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या क्या है? कपड़े। जैसे सुनिए, किसी को खांसी खाई मैंने और मैं स्कूल बस में गया और बस का दरवाजा पकड़ा और मैंने खोला और मैं अंदर चला गया। आप बाद में आए, आपने आते ही वो दरवाजा पकड़ा, वायरस कांटेक्ट हुआ। बच्चों, अभी कोविड स्प्रेड हुआ ना, तो बहुत सारे लोग ये सीख चुके हैं अब तो, कि पब्लिक प्लेसेस पर किसी चीज को टच नहीं करना, है कि नहीं? दरवाजा यूं खोलते थे, हाथ यूं रख के खोलते थे, मतलब सीधा टच नहीं हो, कम से कम हो। तो डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ये आपको समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, बाय फूड। थ्रू फूड भी इन्फेक्ट करता है ना? फूड में स्पोर्स हो सकते हैं पैथोजन के, उससे भी फैलता है। ओके, नेक्स्ट, मॉस्किटो। बच्चों, मॉस्किटो क्या है? मॉस्किटो कैरियर है, वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मॉस्किटो की कोई गलती नहीं है बेचारी, हुआ मुझे मलेरिया है और आप पास में आके बैठे, यहाँ मॉस्किटो इस जानवी को काट के चांदनी को काटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जानवी भी हेल्दी है और ये भी हेल्दी है, थोड़ा थोड़ा खून दोनों का पिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि मेरे को मलेरिया है, अब मेरे को किसी मॉस्किटो ने काटा, मॉस्किटो आता है, मॉस्किटो आता नहीं, मॉस्किटो आती, क्योंकि मेल मॉस्किटो जो होते हैं ना, वो फूलों पर ही मंडराते हैं बेचारे, और जो ये फीमेल है, ये सही है। दुखती रग समझ में आई इसको। फीमेल ऑफ एवरी स्पीशीज इज डेंजरस देन इट्स स्मेल। ये आप जानते होंगे। शेर से डर नहीं लगता है, शेरनी से लगता है। नाग से डर लगता है, नागिन होगी तो ज्यादा डर लगेगा, है क्या नहीं? तो फीमेल हमेशा डेंजरस होती है। तो मॉस्किटो आया नहीं, आई और यहाँ पर आकर लैंड हुआ, लैंड हुई। और फिर उसके पास एक ड्रिलिंग मशीन होती है, और वो ड्रिलिंग मशीन अंदर ड्रिल करने से पहले, क्योंकि आप जानते हो ड्रिल करने के लिए लिक्विड भी चाहिए, थोड़ा सा लुब्रिकेंट, तो वो निकालती है सलाइवा, और उसके सलाइवा में होता है प्लाज्मोडियम, और फिर जब वो यहाँ सलाइवा लगा के फिर ड्रिल करती है, और ड्रिल करती है और उसके अंदर वो स्ट्रो चली जाती है, और फिर वो सक करके खून पीती है। इस टाइम पे जब यदि मेरी बॉडी के अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम, मैं मलेरिया का पेशेंट हूं, तो वो मच्छर इन्फेक्टेड हो गई,
अब वो मच्छर यदि जाकर आपको काटेगी तो अब वो मलेरिया को स्प्रेड कर रही। मलेरिया का जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, उसकी कुछ साइकिल मेरी बॉडी में होती है लाइव प्रोसेस की, बाकी लाइव प्रोसेस होती है फीमेल एनोफिलीज में, और वहां पर वो रिप्रोडक्शन करता है, उसकी बॉडी में बहुत सारी स्पोर्स बनाता है, वो इन्फेक्टेड हो गया मच्छर, और मच्छर अब जिसको काटेगा सबको मलेरिया फैलाएगा। तो मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज समझ आया आपको? यस सर। है ना? डेंगू भी सेम चीज, डेंगू में भी वायरल डिजीज है और वो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। ओके, नेक्स्ट इस पे दे रखा है रेबीज। बच्चों कुत्ते में भी ऐसा ही होता है। कभी आपने कुत्ता देखा जो पागल हो गया है? पागल कुत्ता, क्या बोलते हो पागल कुत्ते को? भड़काया कुत्ता आता है। तो ये कुत्ता क्या करता है? क्या पहचान होती है इसकी? जब आप इसको दूर से देखते हो तो ये जीभ बाहर निकल रखता है और इसके जीभ से पानी निकलता रहता है, एक्सेसिव सैलिवेशन हो रहा है उसके, और वो जिसको भी देखो उसको काटता रहता है। वो पागल हो चुका है कुत्ता और थोड़े दिनों में मरने वाला है। लेकिन नॉर्मल कुत्ता यदि मुझे काट ले तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि वो खुद, क्यों तो कभी आपको कुत्ते ने काटा है? मुझे काटा है, मेरे पैर यहाँ, और आपको भी काटा है। इंजेक्शन लगते हैं फिक्स टाइम ड्यूरेशन। बच्चों रेबीज जो है ये बहुत डेंजरस डिजीज है। हाइड्रोफोबिया, पानी को देख के डर लगता है, इंसान पागल हो जाता है, उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। तो इसलिए जब कुत्ता यदि नॉर्मल है तो आप बहुत सारे जो लोग पेट्स रखते हैं अपने घर में, वो पहले से उसको एंटी रेबीज इंजेक्शंस लगवा देते हैं कुत्ते को। तो भले वो खेलते हुए, यदि हम उससे खेलते भी हैं तो काट भी दे तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं, उसको पहले से वैक्सीनेटेड करके रखते हैं, है ना? सॉरी, आपके एक कुत्ता आप लगवाते हो इंजेक्शन? हर ईयर लगवाते हो? साल में एक बार। ओके, हाँ सुनिए, तो हमने देखा कि ये भी जो है ये भी एक तरह की वेक्टर है। रेबीज का वेक्टर कौन है? डॉग। और रेबीज तो अलग पैथोजन के कारण हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने मीन्स ऑफ स्प्रेड देखे। तो एक जरूर यहाँ पर आपको जो ये डायरेक्ट कांटेक्ट दे रखा है उसमें हम किसी को टच कर रहे हैं, और ये जो पास में डायग्राम दे रखा है ये थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट है। सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब जब एक मेल और एक फीमेल जब आपस में इंटरकोर्स करते हैं तो कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो इंटरकोर्स से ही फैलती है, और ऐसी डिजीज को बोलते हैं हम STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एड्स। सुनिएगा, एड्स एक डिजीज है जो 3 तरह से फैलती है, मैं बता ही देता हूं आपको। पहला तरीका है एड्स के फैलने का, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपकी बॉडी में आ जाए। आपके ब्लड डोनेशन, आप गए कहीं गलती से, आप किसी एड्स वाले को किसी ने इंजेक्शन लगाया, वही इंजेक्शन उसी सुई से आपको भी लगा दिया। वैसे ऐसी गलती आज बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों? आजकल तो हर किसी के लिए अलग सिरिंज होती है, तुरंत इंजेक्शन लगाने का सिरिंज को तोड़ के फेंक देते हैं डॉक्टर्स, ताकि ब्लड से होने वाली डिजीजेस एक से दूसरे को नहीं। लेकिन फिर भी मान लो आप कोई एक ही ब्लेड से शेविंग करा रहे हैं, आप लोग कहीं बार्बर शॉप पे जाते हैं, सैलून में जाते हैं, ध्यान रखते हैं आप लोग सभी? वो आपके रेजर यूज करता है आपके बाल यहाँ करने के लिए। हो सकता है आपकी तो अभी शेविंग तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी रेजर का यूज तो होता है यहाँ पर ट्रिम करने के लिए, पीछे आपके बाल को ट्रिम करने के लिए। जब वो ये रेजर यूज करता है तो वो ब्लेड बिल्कुल ब्रांड न्यू लेना चाहिए उसको। यदि किसी को आपने ये कर दिया कि एक ही ब्लेड से 4-5 जनों के, तो क्या होगा? यदि कोई भी आदमी को यदि एड्स है उसमें से, तो वो कट्स आप पास में जाके थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जब हम रेजर यूज करते हैं हमारी स्किन बहुत सारे कट लग जाते हैं उससे। आपको विश्वास नहीं हो तो आप जब उसके अंदर आफ्टर शेव या फिर डिटोल लगाते हो तो आपको बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे मान लो लग गई हो। तो मतलब कट्स हैं तो हमको दिख नहीं रहे आंखों से, तो उससे भी आपको बीमारी फैल सकती है। तो सबसे पहला आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? नीडल, ब्लेड्स, ये आपको एकदम सही इस्तेमाल करनी है। किसी को ब्लड की जरूरत हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो ब्लड बैंक वाले बहुत ध्यान रखते हैं कि किसी एड्स वाला ब्लड किसी को नहीं चढ़ जाए, अदरवाइज वो बीमार हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। तो पहला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से किसी को एड्स हो सकता है। दूसरा तरीका,
दूसरा तरीका है कि यदि मां को ब्लड एड्स है तो उसके होने वाले बच्चे को एड्स होने के चांसेस हैं। कोई मां एड्स है, किसी को एड्स पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि डिलीवरी के टाइम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिजेरियन से यदि प्रॉपर तरीके से निकाले तो उसको बचा भी सकते हैं, क्योंकि मां के पेट में होने के बावजूद मां का ब्लड और बच्चे का ब्लड कभी मिलता नहीं है ना। तो यदि प्रॉपर तरीके से यदि उसको बर्थ हो तो चांसेस होते हैं कि वो बच सकता है। तो ये भी तरीका है। और तीसरा तरीका होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। यदि किसी लड़के को एड्स है और किसी लड़की के साथ इंटरकोर्स हो रहा है तो फीमेल को भी एड्स हो सकता है, फीमेल को एड्स है तो लड़के को भी एड्स हो सकता है। तो ये अनसेफ जो इंटरकोर्स होता है इससे भी ये चांसेस है कि एड्स फैलता है। तो ये 3 तरीके हैं एड्स के फैलने के। ओके, तो ये सब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कल कि कैसे हम एक डॉक्टर ट्रीट करता है, तो ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।